गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है एन मैनेज जी। और आप आज हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट मतलब कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर्स को। ठीक है। तो करंट अफेयर्स जुलाई वाला जो पोर्शन है, तो वहां पर मैंने 2 या 3 वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं। ये वाला जो है, ये वाला वीडियो चौथा वीडियो होगा कि यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं मेंशन कर दूं। आप लोगों का जो करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है, वो मैंने जब भी पढ़ाया है तो उसमें से स्टैटिक कैसे निकालते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। आप जब भी कोई करंट अफेयर्स पढ़ो, क्योंकि जुलाई खत्म होगा, जुलाई के बाद हम अगस्त लेके आएंगे, अगस्त के बाद सितंबर, ऐसे करके लेके आएंगे। तो जब भी अब आप खुद से करंट अफेयर्स पढ़ो, तो उन चीजों पे ऑब्वियसली जो स्टैटिक है उन पे जरूर फोकस कीजिएगा। ठीक है। स्टैटिक जितना हो सके आप लोग निकालने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो हम आज जो बाकी पार्ट 4 है उसका स्टार्ट करते हैं। तो आज क्वेश्चन है दैट वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे वाज सेलिब्रेटेड ग्लोबली। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो होती है, वो किस दिन सेलिब्रेटेड होती है। अब यहाँ पर एक चीज जान के रखिए, जब भी कोई डे पूछा जाएगा, जब भी कोई डे होता है, तो डे से आपको 2 टाइप के सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। एक पूछा जा सकता है उसका डेट, दूसरा पूछा जाता है उसका थीम। एक पूछा जाता है डेट, एक पूछा जाता है थीम। ये दो जो चीजें हैं होती हैं। थीम स्पेलिंग गलत लिखा है क्या, उन्हें पता नहीं। ठीक है। ठीक है। तो एक पूछा जाता है डेट, एक पूछा जाता है थीम। अच्छा, इसको छोड़कर जब भी, जैसे मान लो अगर कोई फेमस डे है, फेमस डे मतलब अगर कोई बड़ी ग्लोबल बॉडी उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, तो कभी कभी आपको जो ऑर्गेनाइजर है, जो ऑर्गेनाइजर है उनको भी नाम थोड़ा सा याद रखना होता है। तो जब भी डे आती है, तो डे में सबसे कॉमन जो होती है दैट इज नोन एज डेट। बहुत रेयर नहीं बोलूंगा, बट नॉर्मली पूछा जाता है, थीम भी पूछा जाता है, एंड बहुत रेयरली पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। बट जब डे आती है तो इन 3 चीजों से आपको याद रखना है, इन 3 चीजों को। ठीक है। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे वाज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन, कौन सा डे में हुआ है, दैट इज 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे होती है 28 जुलाई। अच्छा, अब जब भी नेचर कंजर्वेशन की बात होती है, ठीक है, नेचर कंजर्वेशन की बात होती है, तो आप दो चीजों को दो चीजों को याद रखिएगा। बहुत ही फेमस 2 चीजें हैं नेचर कंजर्वेशन से रिलेटेड। एक तो होती है, एक बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं IUCN। IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। IUCN क्या करती है, IUCN पूरे वर्ल्ड में जो भी एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं या फिर लिविंग थिंग्स हैं, उनका स्टेटस बताती है कि वो खत्म की तरफ आ रहे हैं या बहुत हैं, या इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। तो इसके बारे में बात करती है। तो IUCN एक बुक पब्लिश करती है जिसका नाम होता है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक, तो रेड डेटा बुक IUCN पब्लिश करती है। तो ये कंजर्वेशन मेथड होता है, दैट इज IUCN करती है कंजर्वेशन मेथड। और एक फेमस कंजर्वेशन मेथड जो होती है, वो होती है रामसर साइट। रामसर साइट, ठीक है। रामसर साइट किसके लिए होता है, रामसर साइट होता है वेटलैंड्स के लिए। ठीक है, रामसर साइट्स होते हैं वेटलैंड्स के लिए। तो रामसर साइट असली में होते क्या है, एक ईरान में एक जगह होती है दैट इज नोन एज रामसर। तो वहां पर 1971 में एक मीटिंग हुआ, और वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स का मतलब पॉन्ड, वेटलैंड्स का मतलब लेक, ठीक है, या फिर आपका जो क्रीक्स, ये सब जो होते हैं, ये सब होते हैं आपके वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन लाया गया, एक इनिशिएटिव लाया गया, दैट इज नोन एज रामसर साइट्स। ठीक है। तो नेचर कंजर्वेशन में जब भी आती हैं, तो ये 2 चीजें आती हैं, IUCN और रामसर साइट। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा आप और भी डिटेल में कर लीजिएगा। मैंने इनके बारे में ऑलरेडी बता रखा है, पीछे जो क्लास मैंने करवाए हैं, तो उनमें ऑलरेडी मैंने ये सब चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा थीम, जैसे मैंने कहा, अच्छा ए एक्स्ट्रा हो गया था, थीम दैट कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड यूथ स्टाइपेंड स्कीम। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने यूथ स्टाइपेंड स्कीम को लॉन्च किया है? अब हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में आपको पता होगा कि हमारे देश में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ्स है। अब यूथ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर हमारे पास है, और ये 2047 तक रहेगा, 47 और 45 तक रहेगा हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते रहेंगे हम, तो उम्र जाती रहेगी। जब चाइना के पास था तो चाइना ने बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया। हमारे पास है तो हमारे पास जॉब्स की बहुत जरूरत है, या फिर जो फैक्ट्रीज होती हैं, सिस्टम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज कर पाए। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, प्रॉब्लम यही है कि हमारे देश में जॉब की कमी है, लेकिन जो सरकारें हैं वो कुछ पैसा दे देती हैं स्टाइपेंड, जिससे आप लोगों को जॉब की उतनी कमी फील ना हो, फील तो हो बट उतनी फील ना हो। तो ये ऐसे ही एक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च यूथ स्टाइपेंड स्कीम। ये दिया जा रहा है किसके द्वारा? दैट इज नोन एज मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने यूथ स्टाइपेंड स्कीम जो है वो लॉन्च किया है। अच्छा, मध्य प्रदेश से कुछ चीजें आपको हैं जो जाननी चाहिए। पहली चीज, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल होती है वो होती है भोपाल, पहला चीज। दूसरी, मध्य प्रदेश की एक सिटी होती है, दैट इज नोन एज इंदौर। इंदौर जो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, क्लीनेस्ट सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आपको इंडिया का एक लौता ब्लॉक माउंटेन मिलता है। ठीक है, एक लौता ब्लॉक माउंटेन मिलता है, मतलब एक लौता मतलब दो ब्लॉक माउंटेन होते हैं। एक का नाम होता है विंध्या, सॉरी, एक का नाम होता है विंध्या, और एक का नाम होता है सातपुड़ा। एक का नाम होता है विंध्या, एक का नाम होता है सातपुड़ा। और मध्य प्रदेश की जो मेन नदी होती है, जो मेन रिवर होती है मध्य प्रदेश की, मेन रिवर, दैट इज नोन एज नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब देखोगे यूथ स्टाइपेंड स्कीम 6,000 करके देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which country has launched its most powerful conventional bomb, the gazaf? द गजाब। कन्वेंशनल बॉम्ब्स क्या होते हैं? कन्वेंशनल बॉम्ब्स वो बॉम्ब्स होते हैं जो नॉर्मली स्प्लिंटर्स पे यूज किए जाते हैं। स्प्लिंटर्स मतलब उसके अंदर बारूद होता है, स्प्लिंटर्स होते हैं, वो होता है कन्वेंशनल बॉम्ब, जो आप ग्रेनेड बोल सकते हो। नॉर्मल जो बॉम्ब्स होते हैं ना, जिसमें आपका टीएनटी टाइप का, वो होते हैं कन्वेंशनल बॉम्ब्स। इसको छोड़कर आपके दो टाइप के कुछ एटॉमिक बॉम्ब्स भी होते हैं, जैसे एटॉमिक बॉम्ब्स आपने सुना होगा, एटम बॉम्ब। उसको छोड़कर आपको हाइड्रोजन बॉम्ब भी मिलेगा, एंड केमिकल इंजीनियर बॉम्ब्स भी मिलते हैं। केमिकल इंजीनियर बॉम्ब्स मतलब जब फटेगा तो वहां से केमिकल निकलेगा, धुआं निकलेगा, और वो धुआं आपको चोक कर देगा। ठीक है, जो धुआं वाला बॉम्ब है, स्मोक, जो नॉर्मल स्मोक बॉम्ब है उसकी बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल स्मोक बॉम्ब है, बट जो धुएं वाला बॉम्ब है, जो केमिकल बॉम्ब है, ठीक है, ये सब को बैन कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, वॉर में आप केमिकल वेपन को यूज नहीं कर सकते। अब विच कंट्री हैज लॉन्च दिस मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल बॉम्ब? सबसे पावरफुल कन्वेंशनल बॉम्ब किसने लॉन्च किया है? दैट इज नोन एज टर्की। ठीक है,
टर्की ने लॉन्च किया है सबसे कन्वेंशनल, सबसे पावरफुल कन्वेंशनल बॉम्ब, दैट इज नोन एज टर्की। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है टर्की का कैपिटल क्या होता है? क्योंकि टर्की न्यूज में है, इंडिया के साथ भी न्यूज में भी आता है, तो टर्की का कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है, ये बहुत फेमस है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। आपके पास 30 सेकंड है, सोच के बताइए। बुदापेस्ट, नहीं नहीं नहीं, बुदापेस्ट नहीं है, ठीक है। टर्की जो होती है, टर्की की कैपिटल क्या होती है? टर्की की कैपिटल होती है अंकारा, ठीक है। टर्की की कैपिटल होती है अंकारा। करेंसी जो होती है, टर्की की करेंसी जो होती है, दैट इज नोन एज लीरा, ठीक है। आप जो बुदापेस्ट बोल रहे हो ना, बुदापेस्ट हंगरी की होती है, हंगरी, ठीक है, जो हंगरी होती है, हंगेरी, तो हंगेरी की होती है बुदापेस्ट। कैपिटल होती है अंकारा, करेंसी होती है लीरा। अच्छा, टर्की की सबसे बिगेस्ट सिटी, बिगेस्ट सिटी, टर्की की सबसे बिगेस्ट सिटी जो होती है वो होती है इस्तांबुल, इस्तांबुल। और इस्तांबुल को कहा जाता है द गेटवे ऑफ यूरोप, द गेटवे ऑफ यूरोप, ठीक है, द गेटवे ऑफ यूरोप। तो जो यूरोप, ऐसा सिटी, इस्तांबुल ऐसी सिटी है जो एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है, दिस नोन एज ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटीज। ऐसे सिटीज, ऐसे देश जो दो कॉन्टिनेंट्स में आते हैं, तो उसको कहा जाता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल। तो इस्तांबुल जो होती है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल बॉम्ब इन हिस्ट्री, द मोस्ट पावरफुल बॉम्ब इन हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री में सबसे पावरफुल बॉम्ब क्या था? तो वो रशिया का था, ठीक है, रशिया का था, होता है जार। जो जार बॉम्ब होता है वो रशिया का सबसे मोस्ट पावरफुल है। अगर आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है लेकिन अभी नहीं आता, इस टाइम पे नहीं आता, कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये जो दो एरियाज हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो यहां पर कौन से बॉम्ब्स गिरे थे? पहले क्वेश्चन ऐसे आ चुका है, एसएससी में आ चुका है, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी में दो टाइप के बॉम्ब गिरे थे, एक का नाम होता है लिटिल बॉय, अगर आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया, लिटिल बॉय। और दूसरे का जो नाम होता है वो होता है फैटमैन। एक का नाम होता है लिटिल बॉय, एक का नाम होता है फैटमैन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि हम इसके बाद वाला जो क्लास होगा वो उसमें हम साइंस को ही, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन आपको अगर ऐसा कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि जो स्मोक बॉम्ब होता है, स्मोक बॉम्ब होता है, स्मोक के लिए जो स्मोक बॉम्ब होता है, तो स्मोक बॉम्ब में मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है जिसकी वजह से वो स्मोक उतना निकलता है? मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है स्मोक बॉम्ब में? तो स्मोक बॉम्ब में याद रखिएगा मेन इंग्रेडिएंट होता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। स्पेलिंग माफ कर दीजिएगा, कभी कभी स्पेलिंग में गलती कर देता हूं। पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज नोन एज KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को छोड़कर आपके उधर अंदर, उसके अंदर शुगर भी होता है एंड बेकिंग सोडा भी होता है, ठीक है, शुगर, बेकिंग सोडा, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन मेन जो होती है दैट इज नोन एज पोटेशियम नाइट्रेट, ये होता है आपका स्मोक बॉम्ब।
जी, लिटिल बॉय फैट मैन बहुत बढ़िया, बहुत जार, बहुत बढ़िया भाई। जी जी, पोटेशियम नाइट्रेट। मैं बार बार गलती कर दे रहा हूँ, ये एक पर्सन भाई ने लिख दिया है, थैंक यू। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये आप देखोगे यहाँ पर होता है टर्की, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन होता है टर्की। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व कौन से दिन में होता है, इंटरनेशनल टाइगर डे? क्योंकि ये इससे पहले भी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है? तो सही जवाब है, इंटरनेशनल टाइगर डे का सही जवाब है दैट इज 29 जुलाई। इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है? 29 जुलाई। अब इंटरनेशनल टाइगर डे है तो आपको, मैंने पहले भी क्लासेस में टाइगर रिजर्व के बारे में बताया होगा ना, टाइगर रिजर्व के बारे में बताया होगा। तो इंटरनेशनल टाइगर डे में आपको कुछ चीजें फिर से मैं याद करवा देता हूँ, ठीक है। टाइगर से जुड़ा होगा तो ये सवाल पूछा जा सकता है, तो सबसे पहला आ सकता है दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर से जुड़ा हुआ याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर होता है 1973 में, क्योंकि टाइगर्स बहुत कम हो रहे थे तो इसीलिए प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आया। अच्छा, अगर इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व, इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा होता है? मैंने आपको उस दिन बताया था, याद है किसी को? इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व क्या होता है, याद है? दैट इज नोन एज जिम कॉर्बेट। इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व होता है जिम कॉर्बेट। इंडिया का बिगेस्ट टाइगर रिजर्व, इंडिया का बिगेस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है, बिगेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा होता है? दैट इज नागार्जुना सागर। नागार्जुना सागर, ठीक है, नागार्जुना सागर श्री साइलम, श्री साइलम, नागार्जुना सागर श्री साइलम। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट कौन है? नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? दैट इज नोन एज मानस। बिगेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में बिगेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? दैट इज ऑल्सो मानस। एंड इन अरुणाचल, ये आपके लिए सवाल है, अरुणाचल में बिगेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? अरुणाचल में बिगेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लो। जिम कॉर्बेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोग एकदम सही से आंसर देते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। नामदफा जी, ठीक है। तो अरुणाचल का सबसे बिगेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? दैट इज नोन एज नामदफा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ई श्रम पोर्टल लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने से आपको समझ में आ जाएगा। ई श्रम, श्रम का मतलब होता है काम करना, श्रम। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर काम करना कौन सा वाला है? दैट इज मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर आपके माइंड में भी आया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट तो एकदम सही है। तो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन देख के ही आप आंसर का जो आइडिया है वो लगा सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द इनिशिएटिव, नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है,
टू डिजिटाइज एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, टू डिजिटाइज एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा चीज लिया गया है? जी, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, अरे इतने लोग देख रहे हो, तुक्का ही मारो, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि आप लोग तुक्का ही मारो, उसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। जब आपको गलत जवाब दोगे तब सही जवाब आएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस चीज किया गया है, ठीक है। तो what is the name of the initiative recently launched by the government of India to digitize ancient manuscript, that is known as ज्ञान भारतम मिशन? ज्ञान भारतम मिशन। हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में बहुत ही फेमस फेमस बुक्स हैं, बुक्स थी, आज भी है, जो एंशियंट नॉलेज को कन्वे करने की में मदद करती है। अब बुक्स से जब भी एंशियंट बुक्स की बात होती है, तो एंशियंट बुक्स में, एंशियंट बुक मतलब जो संस्कृत में जो पुराने वाले बुक्स हैं, तो उनकी बात तो होती है। अब जब भी मैन्युस्क्रिप्ट की बात होती है, तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट क्या होता है, या फिर ओल्डेस्ट टेक्स्ट, या फिर दोनों में एक ही चीज सेम है कि वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्टामेंट, फर्स्ट टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब होता है कन्वर्सेशन। तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेक्स्ट एंड वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्टामेंट कौन सा होता है? अगर टेक्स्ट की बात करें, ये तो इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्वियसली इंडिया से बात कर रहा हूं। तो ओल्डेस्ट टेक्स्ट एंड फर्स्ट टेस्टामेंट क्या होता है? दैट इज नोन एज ऋग्वेद या ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम होता है, वो कौन से बुक में लिखा हुआ है, कौन से मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, कास्ट सिस्टम को लिखा हुआ है जिसकी वजह से इतना कास्ट सिस्टम होता है, तो दैट इज नोन एज मनुस्मृति। जो कास्ट सिस्टम होता है वो डिटेल में मेंशन किया गया है इन मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति एक लॉ बुक था, लॉ बुक। अच्छा, तीसरा जो फेमस फेमस है, जो आपको क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, चाणक्य ने जो बुक लिखा था, चाणक्य ने जो बुक लिखा था इन, ठीक है, बुक लिखा था चाणक्य ने, तो उस बुक का नाम क्या होता है? उस बुक का नाम होता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और हमेशा याद रखिएगा ये एक पॉलिटी बुक है। अर्थ का मतलब मनी होता है, बट अर्थशास्त्र यहाँ पर वर्ड जो होता है वो पॉलिटी बुक होती है, अर्थशास्त्र, ठीक है, वो एक पॉलिटी बुक है। चार, एंशियंट टाइम की बात कर रहा हूं। चार, एक पर्सन थे जिनका नाम था पतंजलि, पतंजलि, ठीक है, पतंजलि, जो बाबा रामदेव जिनका नाम चला था ना पतंजलि, पतंजलि असली में एक पर्सन थे, ठीक है। तो पतंजलि का एक बुक होता है दैट इज नोन एज महाभाष्य, पतंजलि का एक बुक था दैट इज नोन एज महाभाष्य। और ये जो महाभाष्य है, इसमें योगा, इंटरनेशनल योगा डे आपको पता होगा, इंडिया से स्टार्ट हुआ था 21 जून, ठीक है, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे भी होता है। तो ये जो योगा होती है वो यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। और अगर आप यहां पर बोल दूं, एंशियंट टाइम में तीन यूनिवर्सिटीज बहुत फेमस थी। एक का नाम होता था तक्षशिला, तक्षशिला, ये यूनिवर्सिटीज थी। दूसरे का नाम था विक्रमशिला, एंड तीसरे का नाम था नालंदा। मैं नालंदा के लास्ट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि नालंदा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा को किसने बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो नालंदा को किसने बनाया था? दैट इज नोन एज कुमारगुप्ता। जो गुप्ता किंग थे, गुप्ता किंग थे, दैट वाज नोन एज कुमारगुप्ता, उन्होंने बनाया था नालंदा को, बाबा रामदेव जी। नालंदा यूनिवर्सिटी, हाँ।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ज्ञान भारत मिशन। अच्छा, नेक्स्ट, where was the India's first artificial intelligence AI powered Anganwadi inaugurated? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जान लो व्हाट इज आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी का मतलब होता है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे आप लोग सुनते हो किड स्कूल, तो किड स्कूल का हिंदी वर्जन मतलब जो आपका देसी वर्जन होता है दैट इज नोन एज आंगनवाड़ी सिस्टम। आंगनवाड़ी जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, तो प्राइमरी स्कूल्स या प्राइमरी जो बच्चे होते हैं उनका जब देखभाल जो करती हैं तो दे आर नोन एज आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो इस टाइम पे, ठीक है, कहां पर आंगनवाड़ी जो सिस्टम है जो देखभाल करेंगे उसको एआई से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। एआई जो बच्चे हैं तो उनका बीपी चेक करेगा या फिर जो उनके मूवमेंट्स हैं वो चेक करेंगे, उनको पढ़ाया जाएगा अच्छे से। तो ये एआई वाला सिस्टम आंगनवाड़ी सिस्टम कौन लेके आया है? एआई आंगनवाड़ी सिस्टम लेके आई है महाराष्ट्र। तो where was the India's first artificial intelligence powered आंगनवाड़ी inaugurated? That is known as महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्टेमिनेटेड साइट्स रूल्स या रूल्स 2025 इशूड अंडर विच लॉ? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वो ब्रॉड सेक्टर है, उसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ कॉन्टामिनेटेड साइट्स। कॉन्टामिनेटेड साइट्स का मतलब होता है ऐसे साइट्स जो किसी ना किसी चीज की वजह से खराब हो चुके हैं। जैसे मान लो सॉइल खराब हो चुका है किसी चीज की वजह से, जैसे कोई जैसे मर्क्यूरी की वजह से या कोई खतरनाक केमिकल की वजह से, पानी आर्सेनिक की वजह से खराब हो चुका है। तो इस ये जो चीजें होती हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्टामिनेटेड साइट्स। तो कॉन्टामिनेटेड साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब जिससे वो कॉन्टामिनेशन ज्यादा ना फैले, तो कौन सा लॉ के अंडर ये लॉ बनाया गया है? कौन सा लॉ के अंदर? ठीक है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्टामिनेटेड साइट्स रूल्स 2025 आर इशूड अंडर विच लॉ? तो याद रखिएगा, मैक्सिमम जो सबसे बड़ा जो हमारा लॉ होता है इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट, दैट इज नोन एज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ 1986। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ 1986। 1986 से पहले एक और लॉ बहुत ही फेमस होता है दैट इज नोन एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, यही एक्ट 1972 का, यही एक्ट नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट इसको लेके बात करता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब जो होती है वो यहां से आती है, एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो ये सब जो नाम होता है वो सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से ही आती है। अब उसको छोड़कर हमारे देश में उस समय बहुत सारे एक्ट्स होते थे, जैसे फॉरेस्ट एक्ट, ऐसे सब बहुत, इन्वायरमेंट एक्ट, तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स होते थे। इन सब को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो सब एक्ट्स को एक साथ करके एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बनाया गया दैट इज नोन एज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बनाया गया। अब इस एक्ट के अंदर जितने भी लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, वो इसमें आते हैं। अच्छा, अब जब भी कॉन्टेमिनेशन की बात आती है, कंटामिनेशन की बात आती है, तो यहाँ पर कंटामिनेशन से क्या होता है, आपके बहुत सारे सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटामिनेशन से। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आर्सेनिक हुआ, ठीक है, आर्सेनिक कंटामिनेशन होता है तो वो वाटर में ही होता है, मोस्टली वाटर में ही होता है, तो इसमें कोई बीमारी वैसे नहीं हो, मतलब बीमारी का नाम नहीं होता, आर्सेनिक खुद ही पॉइजन है। अच्छा, ठीक है, एक मेटालॉइड होता है जो पॉइजन की तरह काम करती है हमारे बॉडी में। अगर आपसे ये पूछा गया कुछ डिजीज होती हैं जो बहुत ही फेमस होती हैं जो जान लो, एक होता है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो डिजीज होती है, मर्क्यूरी जब कॉन्टेमिनेशन होता है तो यहाँ पर एक डिजीज होती है दैट इज नोन एज मीनामाटा डिजीज। मीनामाटा, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट आता है कैडमियम। जब कैडमियम कॉन्टामिनेशन बहुत ज्यादा होता है तो एक डिजीज होती है दैट इज नोन एज इटाई इटाई। इटाई इटाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर बहुत ज्यादा फंगस कंटामिनेशन हुआ, फंगस का जो मॉस होता है ना, मॉस कंटामिनेशन बहुत ज्यादा हो गया, तब आपको एक बीमारी होगी दैट इज नोन एज एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट, ये डिजीजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जी 86, ऑल ऑफ दी ऑफ, ना ना भाई, ऑल ऑफ दी ऑफ नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो यहाँ पर जो आपका ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो जुलाई का पूरा तो मैं कवर नहीं हुआ, लेकिन कैसे करना है, कौन सी चीजों पे आपको निकालना है, कैसे निकालना है, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सिर्फ रट्टा तो कोई भी मार सकता है, इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है। तो ये वाला जो जुलाई वाला पोर्शन है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसके जो बाकी जो पोर्शंस हैं, जैसे 50 तक मैंने करवा दिया है, इसके बाद कुछ पोर्शन बाकी रहेगा, मतलब और कुछ है, तो वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए एक बार, ठीक है। नहीं हुआ तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं फिर से करवा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोग खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि करंट अफेयर्स कैसे करें। करंट अफेयर्स थोड़ा सा मेहनत करने से करना पड़ेगा। तो जितना हो सके आप स्टैटिक जो पोर्शंस है उनको निकालना कीजिए, ठीक है। जुलाई वाला आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसमें जो अगस्त वाला पोर्शन होगा वो मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगस्त वाला नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे तो उसमें अगस्त वाला जो करंट अफेयर्स है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे बोलिएगा, मैं वहां पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर दूंगा जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए। और नेक्स्ट जो क्लास होगा अभी 5 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट के अंदर नेक्स्ट जो क्लास होगा वो होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर साइंस का। आज लास्ट पार्ट है, 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, आज लास्ट पार्ट है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अभी आपको 11-5, 11-5 से स्टार्ट होगा आपका वो वाला जो क्या होता है साइंस, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और अगस्त का कल परसों में हम फिर से स्टार्ट कर देंगे अगस्त का करंट अफेयर्स।